हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बता दूं, ये हमारी वीडियो है, ये क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास ट्वेल्थ के साथ साथ ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स आएगा। तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, ये सभी के लिए हेल्पफुल है चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं आज पार्ट 2। और पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उन कारक के बारे में पढ़ेंगे जिसके कारण रिएक्शन का रेट जो है प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो बढ़ता हो चाहे घटता हो, यानी उससे प्रभावित होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, रेट ऑफ रिएक्शन की जो बेसिक टर्म्स थी वो पार्ट 1 में हमने कवर कर ली हैं। आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो जल्दी से अब शुरू करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम फैक्टर देखने वाले हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। तो पहला फैक्टर हमारा आता है कॉन्सेंट्रेशन, कि भाई जो रेट है रिएक्शन का वो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर may depend on the concentration of one or more reactants and products। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का एट ए गिवन टेम्परेचर, इट मे डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। या तो वो किसी एक रिएक्टेंट या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट पर डिपेंड कर सकता है, या फिर जो प्रोडक्ट हैं उन पर डिपेंड कर सकता है, उनके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इनटू द सिंपल, so the representation of the rate of reaction in terms of concentration of reactant is known as rate law। It is also called rate equation और rate law expression। अब यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जब रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम उसे रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेट लो। तब जो चीज़ हमें मिलती है उसे कहते हैं रेट लो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन, इसे रेट इक्वेशन भी कहते हैं, और रेट लो एक्सप्रेशन, और इसे रेट लो एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो दो तीन नाम है, एक ही चीज़ है, रेट लो इक्वेशन एंड रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बारे में हम इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अभी हम फैक्टर्स पढ़ लेते हैं बाकी के कौन कौन से हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो सेकेंड नंबर है टेम्परेचर। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो भाई ये बात कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर रिएक्शन रेट बढ़ जाता है, टेम्परेचर के साथ साथ रिएक्शन रेट भी बढ़ जाता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें पता लग गया कि रिएक्शन रेट बढ़ता है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो उस रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कह रहे हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके कारण क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, और उसी के कारण रेट बढ़ जाता है। ये वाला इसका रीज़न है कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, अगला फैक्टर देखते हैं प्रेशर, कि भाई प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। प्रेशर अफेक्ट्स द रेट ऑफ ओनली गैसेज रिएक्शन। यहाँ बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रेशर होता है वो केवल गैसेज रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है, यानी कि केवल उसका जो प्रभाव पड़ेगा केवल गैसेज अगर रिएक्शन है तो उन पे पड़ेगा। अगर उस रिएक्शन में कोई सॉलिड लिक्विड है तो उस पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज वॉल्यूम एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए प्रेशर के कारण क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वो घट जाता है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, एंड दस इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर क्या होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। भाई देखिए कोई रिएक्शन है जिसमें ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो रिएक्शन रेट वहाँ से तेज चलता है। ठीक है, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे रिएक्शन रेट घट जाता है। सेम हम कह रहे हैं कि जब हम प्रेशर किसी चीज़ पे बढ़ाते हैं, प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन एब्सोल्युटली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एंड देन कॉन्सेंट्रेशन के बाद रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। ये वाले टर्म्स आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले फैक्टर्स की ओर। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट जो होते हैं वो होते क्या है? एक्चुअली कैटलिस्ट आर सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट डू नॉट रिएक्ट
एज ए रिएक्टेंट, यानी कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन में खुद से तो कोई रोल नहीं करते, यानी रिएक्शन में कहीं मिक्स नहीं होते, एज इट इज़ वापस मिल जाते हैं, लेकिन रिएक्शन के रेट को या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। सो वी कैन से द रेट ऑफ मैनी रिएक्शन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर एक बात ये आती है कि जो रिएक्शन का रेट है वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। In the presence of catalyst, the activation energy of reaction decrease due to which the reaction proceed at a faster rate। ये कहना है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, जब कोई कैटलिस्ट होता है तो वो उसकी एनर्जी को क्या करता है, इसकी एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है तो वो रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन रेट उतना ज़्यादा हो जाएगा। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन रेट कैसे घटता है बढ़ता है, इस चीज़ को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के पार्ट 6 में। जब वो आएगा तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ ऐसी कौन सी चीज़ है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है, वो आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कि भाई रिएक्टेंट का जो नेचर है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। इन अ केमिकल रिएक्शन सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन वाइल सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। देखिए केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि कुछ बॉन्ड टूटते हैं और उनकी जगह पे नए बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड बनेंगे, ये केमिकल रिएक्शन में होता है। Thus, if the molecules are simpler, the less bonds will rupture and the rate of reaction become fast। देखिए अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स है तो क्या होगा, कुछ कम बॉन्ड टूटेंगे या बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा तेज हो जाएगा। While in the complex molecules, more bonds will rupture and consequently the rate of reaction decrease। जबकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे या बॉन्ड टूटने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है, ठीक है। तो हम याद रख सकते हैं कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा रहेगा, और जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम रहेगा, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम रहेगा। अगला फैक्टर देखते हैं 6, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, कि जो रिएक्शन का सरफेस एरिया होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। इन सम हेट्रोजीनियस रिएक्शन द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए ये कह रहे हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट की सरफेस पे होती है। दस इन सच रिएक्शन द रिएक्शन रेट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया। तो इन रिएक्शन में क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है या घट जाता है। मार्बल पाउडर रिएक्ट फास्टर देन द मार्बल चिप्स। अब मार्बल के जो चिप्स हैं यानी कि एक समझ लो पीसेस हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर मार्बल का पाउडर्स ले लें तो इसकी रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा रेदर देन मार्बल चिप्स के। क्यों, मार्बल चिप्स में जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा कम रहेगा, पाउडर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पाउडर में पर पार्टिकल के हिसाब से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके 7 पॉइंट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब हम देखते हैं 7th पॉइंट, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, कि भाई रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सो द रिएक्शन विच इनिशिएटेड बाय द रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ आर टर्म्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। पहली बात तो ये समझिए कि वो रिएक्शन जो किसी रेडिएशन के कारण होती है, जो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन के कारण होती है, उन रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि वो रिएक्शन जो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन के कारण होती है उन्हें हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। These reaction generally proceed at a faster rate than the normal thermal reaction। अब ये जो रिएक्शन होती है जो पर्टिकुलर वेवलेंथ के कारण होती है या फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती है, इनका जो रेट होता है नॉर्मल जो थर्मल रिएक्शन होती है उनसे बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल थर्मल रिएक्शन उन्हें कहते हैं जिनमें हम हीट जनरली या तो गर्म करके या किसी और मीडियम से उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इनसे ज़्यादा रेट होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। 8th फैक्टर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। भाई फिजिकल स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये भी समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। एग्जांपल I2G यानी गैस स्टेट रिएक्ट्स फास्टर देन I2S। तो ये कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन का फिजिकल स्टेट के कारण भी रेट ऑफ रिएक्शन पे प्रभाव पड़ता है, फिजिकल स्टेट का रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे ये कह रहे हैं कि जो I2G होता है यानी आयोडीन अगर गैसेस फॉर्म में है, गैस स्टेट में है, तो वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, रिएक्ट फास्टर देन I2S यानी सॉलिड स्टेट के मुकाबले गैस स्टेट वाला I2 ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा।
एंड द सेकेंड एग्जाम्पल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है, रिएक्ट विद NaCl, ये NaCl के साथ रिएक्ट कर लेता है, बट AgNO3 सॉलिड डज नॉट रिएक्ट विद NaCl, लेकिन जो AgNO3 है सॉलिड में वो NaCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं एक्वस में और गैस स्टेट में, फिजिकल स्टेट में गैस में और एक्वस में जो रिएक्शन का रेट है वो ज़्यादा होता है रेदर देन सॉलिड। ओके, आई होप कि टर्म्स तो आपको क्लियर हो गई होंगी, आठ की आठ चीज़ का क्या इफेक्ट हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ता है। ठीक है, अब हम एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो है रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या है, ये बनता कैसे है, लिखेंगे कैसे, वो सब अब मैं बताने वाला हूँ। रेट इक्वेशन विच रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखें या रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं रेट लॉ या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। मैथमेटिकली द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन in which reaction rate is given in the terms of molar concentration of reactants। पहले इतना समझिए कि ये कह रहे हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जिसमें हम जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखते हैं विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, और हर एक टर्म्स यानी हर एक रिएक्टेंट्स का मोलर कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर कुछ पावर लगाई जाती है विच रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है रिएक्टेंट का उसके इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो चलिए इसे लिख के देखते हैं। कंसिडर इक्वेशन स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, वेयर ए बी सी डी आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट। तो हम ये कह रहे हैं कि रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, और सी एंड डी हमारे पास प्रोडक्ट है, और स्मॉल सी और स्मॉल डी उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आते हैं। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू द सिंपल वर्ड्स। ओके, अब हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो तीन चीज याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की टर्म्स में, इसे हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं, मैं फिर से बता दूं, उसमें क्या होता है, उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं किसके टर्म्स में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की टर्म्स में। तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन, rate of the reaction will directly proportional to concentration of A to the power X, concentration of B to the power Y। अब ये जो X और Y जो हमने पावर लगाई है, it may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of reactant A और B। अब यहाँ पे हमने जो रेट में, मैं एक बार फिर से लिख के आपको बताता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। तो हम ये कहना चाह रहे हैं जो X है वो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता किसके? A के, और जो Y है वो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता किसके? B के। B और A है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल A और B है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल B। ठीक है, आई होप कि यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, जब हम इसको इक्वल करते हैं तो हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू K इंटू concentration of A to the power X, concentration of B to the power 5। This is the rate law equation। इसे ही हम कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन, रेट इक्वेशन या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन। यही आपको याद रखनी है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। रेट इज इक्वल टू स्मॉल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y, ये बनता है dr/dt। अब ये क्या है, देखिए ये बताता हूँ, ये है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब ये कैसे लिखी जाती है? देखिए रेट हो गया, ये तो हो गया एक पर्टिकुलर पूरे कॉन्सेंट्रेशन पे निकाल रहे हो, तब तो हम निकाल रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, एक पर्टिकुलर बिल्कुल एक मोमेंट पे, उस पे रेट का रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो हम ये लिखते हैं dr/dt इज इक्वल के concentration of A to the power X, concentration of B to the power Y। तो ये हो जाएगा किस पे? एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। दिस इज नॉन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड हेयर K इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट। अब जो यहाँ पे K दिया गया है इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। आई होप कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो कुछ इक्वेशन का हम अपने आप से क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे बताओ? हम लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन है 2NO प्लस O2 इज इक्वल ट्वाइस NO2। अब देखिए अगर मैं रेट लिखूं जनरल मेथड से तो हम ये कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 NO टू द पावर 2 एंड O2 ये आएगा, ठीक है। तो इसका रेट क्या आएगा? यही वाला आएगा। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को देखें CaCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल CCl4 प्लस HCl। अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं तो रेट जो है वो आप लिखोगे K इंटू CHCl3 टू दी पावर 1 जो हम नहीं लिखते, और Cl2 इसकी भी पावर 1 है जो हम नहीं लिखते। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे हाफ आया हुआ है, तो यहाँ पे आप हाफ लिखिए। इसका मतलब है कि जो B की वैल्यू थी, स्मॉल b था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cl वो था 1, लेकिन यहाँ पर जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हाफ। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो x और y के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये आप मन मर्जी से नहीं लिख सकते, ये आपको इक्वेशन में पता लगेगा, ठीक है। सो रेट इज इक्वल के CHCl3 Cl2 टू द पावर हाफ। इक्वेशन देखते हैं CH3COO CH2O प्लस H2O इज इक्वल टू CH3COH प्लस C2H5OH। ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एथाइल एसीटेट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इससे बनाता है एथेनोइक एसिड और एथेनॉल। इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखें तो रेट होगा रेट इज इक्वल टू के, ये रेट लो एक्सप्रेशन है, रेट इज इक्वल के CH3CO C2H5 टू द पावर 1 एंड H2 टू द पावर 0। अब यहाँ देखिए यहाँ H2 टू द पावर 0 आ गई, तो चाहे आप इसे लिखें ना लिखें, रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू CH3COO C2H5 टू द पावर 1। आप लिखो ना लिखो तो ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो रेट हो रहा है वो दूसरा जो सब्सटेंस है, दूसरा जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इस तरह का भी रेट लो एक्सप्रेशन में केस आ सकता है। तो हमने यहाँ तीनों तरह का केस देखे, एक जो बहुत सिंपल था जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी, एक था जिसमें हमें लगा था कि उसका टर्म्स 1 है लेकिन वो निकला हाफ, यानी B की और Y की वैल्यू दोनों अलग अलग थी। तीसरे केस में हमने देखा कि जो वो है रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन हमने लिखा, उसमें रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता। तो तीनों तरह से इसमें केस आ सकता है रेट लो एक्सप्रेशन पे। आई होप कि रेट लो एक्सप्रेशन की जो वीडियो थी मेरी ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो में हमने देखा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट लो एक्सप्रेशन, लिखना भी सीखा, मैंने बताया भी डिटेल्स में। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप जो व्हाट्सएप कोड है इससे स्कैन कीजिए, ठीक है। स्कैन करने के बाद आप इसको गूगल से स्कैन करेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पे आप जाकर मुझे मैसेज भेज सकते हैं नोट्स के लिए, डाउट्स के लिए, कुछ भी। और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।